जय माता दी। अर्थ न्यूज स्टूडियोज में सत्य संग में मैं शिवांग सत्य गुप्ता, मेरे साथ रवि शंडू। जिस तरह आप थंबनेल में देख रहे होंगे, जो आज हम चर्चा करेंगे वो चर्चा जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो सिनेरियो पिछले 70 सालों में 75 सालों में क्रिएट किया गया, उसका जिसको हम बोलते हैं ना एक सच्चे सामने लाने की आज हम कोशिश करेंगे। तो रवीश, आप ये समझते हैं कि जिस तरीके की हमने रिसर्च वर्क किया, जिस तरीके से हमने काम किया, आपको क्या लगता है कि किस तरीके का काम जो हमने किया वो सामने आएगा आफ्टर दिस चर्चा? देखिए, बेसिकली जो वो समय था, मैं बात करूंगा जो 1811 से के बाद का समय था, वो काफ़ी टर्माइल वाला समय था इस पूरे खित्ते के लिए। तो काफ़ी चीज़ें जो है, जो सच्चाई है उसको कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने दबाने की कोशिश की। कौन वेस्टेड इंटरेस्ट थे रवीश? हमने तो सब ढूंढ ही लिया हुआ है सब लगभग। मुझे लगता है आज की जो ये लाइव हमारा चलेगा, इसको काफ़ी लोग डाउनलोड करके एज अ आर्काइव भी यूज़ करेंगे फॉर रेफरिंग। बिकॉज जो हमने काम किया है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, हम लोगों ने जो रेफरेंसेस निकाले हैं, उससे तो जो वैली के हमारे लिमिटेड पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं फील करेंगे। बिकॉज जो मिथ्स उन्होंने बना के रखे थे, जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे थे, और वो पूरे भारत को ये बता रहे थे कि, और भारत में जो हमारे कुछ पेड पत्रकार हैं या नैरेटिव बनाने वाले हिस्टोरियंस हैं, जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर की सच्चाई को दबा के रखा था, आज की हमारी चर्चा से वो सारी सच्चाई बाहर आएगी और आम और ख़ास को पता लगेगा कि जो सच है वो किस तरीके से भारत को एक डोमिनेटिंग पोजीशन में लाता है जम्मू लद्दाख और कश्मीर में। बिकॉज आज से हम यूज़ नहीं करेंगे वर्ड जम्मू एंड कश्मीर, हम यूज़ करेंगे और लोगों को बोलेंगे वही बोलो, जम्मू लद्दाख और कश्मीर। वो इसलिए क्योंकि जम्मू की क्रिएशन होती है 1822 में, सिख रूल के अंडर महाराजा गुलाब सिंह जी की जो कंट्रीब्यूशन रहती है, उस कंट्रीब्यूशन की वजह से महाराजा रंजीत सिंह जी अपने एक ट्रस्टेड वॉरियर जर्नल को अपने साथ लेके चलते हुए उनको राजा ऑफ जम्मू बनाते हैं, जो कि हिस्टोरिकल एयर बनता है। वो क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न ये है कि गुलाब सिंह जी का जो पहला वार ऑफ गुम्मट की हम बात करें तो बैटल ऑफ गुम्मट होती है, महाराजा गुलाब सिंह जी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उससे इम्प्रेस होके वो सिख सर्विसेज ज्वाइन करते हैं 1810 और 1812 में। फिर पहली बार सिख आर्मीज 1814 में जाके कश्मीर में कंपेन करते हैं और कश्मीर वैली को विन ओवर करने की कोशिश करते हैं, अफ़गानी रूलर्स के साथ झगड़ा करते हैं और वहाँ से 1814 में कोशिश की जाती है, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जी बड़े ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करते हैं और इम्प्रेस करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट सीज ऑफ मुल्तान महाराजा गुलाब सिंह जी करते हैं, जो कि एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था महाराजा रंजीत सिंह जी का। उसके बाद में 1819 में दोबारा से कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर होती है, जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जी एक बड़ा निर्णायक रोल प्ले करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो यहाँ के लोकल राइवलरीज थे, लोकल यहाँ प्रिंसिपलिटीज़ थी, हमारे जो छोटे से जम्मू हिल्स के अंदर एक रिबिलियस किस्म का इन्वायरमेंट था, उन दोनों की सोचें यही थी कि जम्मू का जो यहाँ का सनातन को मानने वाला पॉपुलेशन है, आगे बढ़ने वाला पॉपुलेशन है, वो ब्रिटिश रूल से भी बचा रहे, इन्वेजन से भी बचा रहे, अफगानियों से भी बचा रहे, और जो अदरवाइज माना जाता था कि एक डिफरेंट सिस्टम है पंजाब में जो चलो उससे बचा रहे। और एक सिस्टम जम्मू में था जो ये सोचता था कि जम्मू कोलैबोरेशंस की तरफ बढ़े, जम्मू कंसोलिडेशन की तरफ बढ़े, और जम्मू जो है वो एक बड़ी पॉलिटिकल पावर बन के बने। उसको जब नहीं तरीके से आपस में कंसेंसस बनता है तो दो जम्मू की आइडेंटिटीज, जम्मू के जो हीरोज़ हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट में जाते हैं और अल्टीमेटली सिख रूल के साथ मिलके वो जो रिबिलियस एक फोर्स होती है, रिस्पेक्टफुली उसको सप्रेशन किया गया और गुलाब सिंह जी को उसको क्रेडिट मिलता है। 1820 के ये बात है। और उसके बाद 1821 कॉन्क्वेस्ट ऑफ रजौरी होता है, 1821 में कॉन्क्वेस्ट ऑफ किश्तवाड़ होता है, और उसके बाद इन सभी कॉन्क्वेस्ट की वजह से गुलाब सिंह जी की जो दिलेरी, उनकी स्टेट्समैनशिप, उनकी विजन को, उनके एक्यूमन को अप्रिशिएट करते हुए उनको राजा ऑफ जम्मू बनाया जाता है, उनको किंगडम का स्टेटस दिया जाता है अंडर द सुजर्निटी ऑफ
सिख रूल। अब मैं चाहूंगा रवि, जो मैंने ये ब्रीफ किया, आप इसकी इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन करें, और जो एरिया उनको मिलता है जियोग्राफिकली जो हमने वर्कआउट किया, लगभग 35,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया उनको दिया जाता है 1822 में। ठीक है जी, यहाँ तक हमने चीज़ें एक्सप्लेन की, और इसके आगे जुड़ेंगी अब चीज़ें जब, तो कश्मीर वैली के जो बैठे हुए हमारे सो कॉल्ड हिस्टोरियन है, जो मॉडर्न वर्ल्ड में अलग सी एक किस्म का नैरेटिव लेके बैठे थे और भारत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, उनको मुझे लगता है आज जवाब मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जो आपने समय का चयन किया, जो जहाँ से हमने ये कहानी शुरू की 1811 से, थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा मैं। 1811 से पीछे करीबन 60 साल पहले, 1760 के आसपास की बात है। जो मुग़ल अम्पायर था वो वीक हो रहा था। इसको दुरानी अम्पायर के अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफ़गानिस्तान में रूल करते थे, उन्होंने देखा, उनको लगा कि शायद ये मौका है मुझे कश्मीर को हथियाने का, और उन्होंने किया, उन्होंने कश्मीर को हथियाया। अगले 67 ईयर्स मैं चाहता हूं जो हमारी मेहनत है उसको साथ साथ मिल। जब हम कश्मीर की बात करें तो 15 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक छोटा सा एरिया, मतलब अगर हम एरिया वाइज बोलें तो हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट रेशो में, परसेंटेज में, जो एरिया जो अल्टीमेट जम्मू लद्दाख और कश्मीर जब पूरा जॉइंट होता है उसका एक बड़ा छोटा सा एरिया जिसको हम वैली बोल सकते हैं। तो कश्मीर वैली का जो एरिया है उसके ऊपर नज़र पड़ती है अफगान रूलर्स की। उनको लगता है कि जो सिख जो मुग़ल अम्पायर है वो वीक हो रखा है काफ़ी, तो हमें लगता है कि ये समय अनुकूल है, और वो कब्ज़ा कर लेते हैं। अगले 67 ईयर्स तक, लगभग 65 साल से ज़्यादा सालों तक, 29 बार गवर्नर चेंज होता है कश्मीर का। वक्त इतना बुरा था कि एक तो दुरानी अम्पायर का जुल्म काफ़ी जालिम माने जाते थे, उसके बाद जो उनके गवर्नर आते थे, एक तो वो अंपायर का जुल्म करते थे और अपना जुल्म अलग से करते थे। बहुत सारे गवर्नर तो ऐसे हुए कि जो आए और खुद ही कब्जा कर लिया, और अगले गवर्नर को दोबारा से फौज लेके आना पड़ा, और ये सारी लड़ाइयाँ इसी वैली के अंदर होती रही। इसके बाद जब सिख अंपायर जब थोड़ा सा पावर में आया, जिसको गुलाब सिंह जैसे जो योद्धा थे, काफ़ी ज़्यादा योद्धा थे, उसके अंदर सिख योद्धा भी बहुत थे, हरी सिंह नलवा जी थे। उसके अलावा जो जो निहंग ब्रिगेड थी उनकी, जो निहंग सिखों का जो अमला था, वो एक काफ़ी ताकतवर अमला माना जाता था, जो कि किसी भी तरह की चुनौती से डरता नहीं था और एकदम फ्रंटल अटैक करता था। 1811 में ये कश्मीर को आज़ाद कर देते हैं सिख जो थे, महाराजा गुलाब के इन्वेडर्स के जो अफगान इन्वेडर्स थे, उनको कश्मीर से आज़ाद कराते हैं, और 1811 में ये सिख अंपायर में मिल जाता है। शुपिया में ये लड़ाई होती है, जो ये जंग हुई थी जबार खान के साथ, जो जबार खान आखिरी गवर्नर थे दुरानी अंपायर के, उनके साथ ये युद्ध होता है। गुलाब सिंह जी जो है वो उस युद्ध के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि जो सड़क थी, जो रास्ता था, वो जम्मू से होते हुए ही गुजरता था। जम्मू, अखनूर, रजौरी, और वहाँ से जो है पर्वत श्रेणी को पार करके शुपिया में रास्ता खुलता था। तो जॉइंट फौज एक गुलाब सिंह की और महाराजा गुलाब सिंह जी और जो रंजीत सिंह की फौज थी, वो इकट्ठे होके वो कश्मीर को उन शैकल से आज़ाद करते हैं। अब देखिए होता क्या है कि अब 1811 से पॉलिटिकल सिचुएशन ये बन जाती है कि सारा का सारा जो इलाका है वो सिख अंपायर के अंतर्गत ही रहता है। ये काम चलता रहता है, आगे एक्सपेंशन और चलते हैं। रजौरी और किश्तवाड़ को भी इस अंपायर में मिलाया जाता है, और इस सारी जो इनने पराक्रम दिखाया, महाराजा गुलाब सिंह का पराक्रम देख के महाराजा रंजीत सिंह खुश होते हैं, और 1822 में जियोपोटा घाट के ऊपर वो उनका खुद आना एक बहुत बड़ी बात थी महाराजा रंजीत सिंह की, कि खुद आके वो उनको राज तिलक करते हैं और उनको राजा ऑफ जम्मू बोलते हैं। ये 1822 में वो राजा ऑफ जम्मू बन जाते हैं। ये स्टोरी थी जहाँ तक आपने अभी तक इसकी व्याख्या की थी। अब जो इसके आगे का समय है वो बड़ा ही एक पेचीदा समय है, और जिसको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। 1822 के बाद जनरल जोरावर सिंह के साथ मिलके जो महाराजा गुलाब सिंह है, जिनको कि नेपोलियन ऑफ ईस्ट भी माना जाता है, वो ईस्टवर्ड्स निकलते हैं। और जो हिमालयाज़ हैं, देखिए क्या हो रहा था कि
जो इस्लामीकरण हो रहा था, पूरे भारत को इस्लामीकरण करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन एक इलाका इससे अछूता था। कश्मीर की वादी के अंदर 1320 से इस्लामिक रूल आया, लेकिन वो रूल किश्तवाड़ तक नहीं पहुंच पाया, वो रूल लेह, करगिल या ऐसे इलाकों तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि हिमालयाज एक नेचुरल सेवियर थे इस रीजन के लिए। गुलाब सिंह जी ने इसका महत्व समझा। उन्होंने अपने जो ट्रस्टेड उनके जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह जी, उनको बोला कि देखिए जोरावर सिंह जी, जितना आप डीप पहाड़ पे जा सकते हैं आप इस एरिया को सिक्योर कीजिए। क्योंकि जो जनरल जो गुलाब सिंह जी थे, गुलाब सिंह जी ने अपनी जो पूरी जवानी जो थी, जो उनका यूथ का पीरियड था, वो अफगानिस्तान में युद्धों में बिताई। वो दुनिया को भली भांति जानते थे, काफ़ी दूर दूर तक उन्होंने अपने जो विजय अभियान है वो चलाए थे। अब 1822 के बाद एक और प्रोसेस शुरू होता है कि हिमालयाज को कैसे सेव किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर फीफडम्स या छोटे छोटे किंगडम रहेंगे, उनको क्रश करना किसी के लिए भी आसान होता है। लेकिन गुलाब सिंह जी ने ये कथनी को प्रूव किया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेट बनाई जो कि ब्रिटिश इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट थी, सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट थी, और एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया एक ज़माने में जहाँ पर कि एग्रीमेंट 7-7 दिन भी वैलिड नहीं होते थे। एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होता है जिसको आगे चल के ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से मशहूर होती है, और वो करीबन 100 साल तक वो एग्रीमेंट इन स्प्रिट स्टैंड करती है कि ना तो अंग्रेज़ धोखा करते हैं, ना जो रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो धोखा करते हैं। लेकिन सबसे रिमार्केबल बात है कि इस पीरियड में जो ये एक इन्वेजन चल रहा था, जो कि एक लैंड को ग्रैब करने का एक तरीका चल रहा था, वो पूरा का पूरा थम गया। तो ये जो क्रूसेड है ये 1841 में आके कंप्लीट होती है, बड़ी एक दुखद वारदात से, जहाँ पर जनरल जोरावर सिंह जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं तिब्बत के अंदर। अब जो बाउंड्री थी, जो प्रेजेंट डे बाउंड्री थी, जो 1822 में जम्मू स्टेट से, जम्मू जो किंगडम था, जम्मू का जो किंगडम था, उससे शुरू होके ये तिब्बत तक राज्य जो है पहुंच जाता है। मैं अपने जो मेरे एडिटर साहब हैं, मैं उनको बोलता हूं कि अगर वो मेरा स्क्रीन शेयर कर पाएँ तो मैं थोड़ा सा मैप के ज़रिए दिखाना चाहूँगा लोगों को कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। कि देखिए, ये प्रेजेंट डे पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, और ये जो डिमार्केटेड एरिया है, ये इलाका जो है, ये इलाका 1841 तक जम्मू राज्य ऑलरेडी बन चुका था। इसमें आप देखिए, इसमें जम्मू का इलाका है, करगिल, लेह, यहाँ पे बल्तिस्तान है, तिब्बत का इलाका है नीचे वाली तरफ, ऊपर से यहाँ से हिमाचल का चंबा का इलाका है, और केवल इतना सा इलाका जो है वो जो सिख अंपायर था वो डायरेक्ट रूल कर रहा था, केवल इतने से इलाके थ्रू लाहौर जो महाराजा रंजीत सिंह जी थे वो उसको खुद रूल कर रहे थे। लेकिन ऑलरेडी जो स्टेट, प्रेजेंट डे स्टेट हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, उसका करीबन 85% जो भाग है वो बन चुका था 1841 में। 85,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ऑलरेडी आ चुका था, जिसमें एक एक्स्ट्रा इलाका भी था, शायद 85,000 से वो ज़्यादा भी था। मैं उसका अनुमान अभी नहीं लगा सकता कि वो कितनी आगे तक गए थे, क्योंकि वो करीबन 15 से 20,000 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो है वो और है, क्योंकि वो तिब्बत के अंदर का इलाका भी था। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट मैप अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये 1841 की स्टैंडिंग है। अब देखिए, जिस तरीके से हम लोगों ने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, तो हम ये बताते हैं कि जब किश्तवाड़ जीत लिया गया 1821 में, रजौरी भी जोड़ दिया गया, फिर उसके बाद कंटिन्यूसली जम्मू एक कंसोलिडेशन की तरफ बना, और फिर फर्स्ट फेज़ ऑफ किंगडम ऑफ जम्मू बनाया गया, जिसमें 30,000 से 35,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जम्मू के राजा को दिया गया, हमारा गुलाब सिंह जी को। और उसके बाद गुलाब सिंह जी ने नेक्स्ट लेवल पे काम करना शुरू किया, और 1830 तक रजौरी, रियासी, भद्रवा, किश्तवाड़ और चनाब वैली, जिसको आज बोलते हैं हम, चनाब वैली तो उस टाइम बोलते नहीं थे, चनाब के बैंक्स के ऊपर जो एरियाज थे उनको महाराजा गुलाब सिंह जी ने एडमिनिस्टर किया और चलाया। फिर 1830 के ऑनवर्ड्स नेक्स्ट लेवल पे ट्रांस हिमालयन का एक्सपेंशन शुरू हुआ 1834 से 1840 में। वहाँ पे जोरावर सिंह जी को इसका पूरा क्रेडिट जाता है, और गुलाब सिंह जी को, जिनकी विजन से जोरावर सिंह जी ने आगे बढ़े और किश्तवाड़ के रास्ते करगिल ले शंखू में जाके उन्होंने जीता और लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जोड़ा। उसके बाद 35 से 36 के बीच में ले, नुब्रा, जंस्कार और छतसंग को जोड़ा गया। फिर अप्रॉक्सीमेटली एरिया जो है 90,000 किलोमीटर। फिर उसके बाद में कोराकरम
1840 में जाके यहाँ पे कंपेन हुई, बल्तिस्तान कंपेन हुई, मेजर विक्ट्रीज हुई, और उसके बाद में 1841-1842 में नेक्स्ट लेवल ट्रीटी ऑफ तिब्बत भी होती है, वेस्टर्न तिब्बत कंपेन होती है, एक्विजिशन। अब आप देखें, मुझे रविश ये बताना था अपने कश्मीर के भाइयों को, जिन लोगों ने इस पूरी हिस्ट्री को ना किसी ठंडे बस्ते में डाला हुआ था, और 1846 पे आते हैं, बिल्कुल, जो सबसे इंपॉर्टेंट और जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट की भारत सरकार के लोगों को। देखो, आम आदमी के बीच में ये बात डाल दी जाए, कश्मीर मसला है, कश्मीर मसला 1846 तक तो कश्मीर कहीं एग्जिस्ट किस वैली के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था। सिख रूल ने उसके ऊपर गवर्नर बिठाया था। इट वाज नॉट इवन कंसीडर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ किंगडम। सूबा था, ये एक सूबा था, प्रोविंस था, पंजाब का प्रोविंस था, पंजाब का 4 में से एक अब सोचो, एक प्रोविंस था। और जम्मू एंड लद्दाख वाज अ डिक्लेयर्ड किंगडम बिल्कुल अंडर द सुजनिटी ऑफ सिख रूल। इसका एक भी वर्ड मैनिपुलेटिव नहीं है, जो हमने कहा, एक भी वर्ड खुद से बनाया हुआ नहीं है, हिस्ट्री के डॉट कनेक्ट किए, ताकि हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को जस्टिफाई कर सकें जो गलतियां हिस्टोरियंस ने की, जो गलतियां समय के पॉलिटिशियंस ने की, आम आदमी को गन, परेशानी, गुर्बत और दिक्कतों में रखा। उसका सल्यूशन है सच पे जाना। जो एरिया महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा, जोरावर सिंह जी के द्वारा, जम्मू प्लेन्स के राजाओं के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा जीता गया, और हम जब स्टडी कर रहे थे हमने ये भी स्टडी किया क्या रोल था सिख रूल का, सिख आर्मीज का इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस टेरिटरी अप टू लद्दाख एंड तिब्बत। तो वहाँ पे आता है गुलाब सिंह जी का, और डोगरा जो यहाँ के नेटिव हिंदू लोग थे, उनके साथ लोकल मुस्लिम्स भी थे, उनके साथ डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग भी थे, उनके साथ डिफरेंट क्रीड्स के लोग भी थे, जो एक जम्मू रीजन को बिलोंग करते हैं, लद्दाख रीजन को बिलोंग करते हैं। उन्होंने जाके छोटी किंगडम्स के साथ लोहा लिया और उनको रिप्लेस किया और कंसोलिडेशन की पूरे एरिया की। तो जो वैलर है, जो कुर्बानियाँ हैं, वो प्लेन्स के लोगों ने दी, और वहाँ जाके लड़े जहाँ पे आज भी लड़ना मुश्किल है, सत्तू पी के, और एक बड़ा एरिया इकट्ठा किया हिमालयन फ्रंटियर का, और उसको गवर्न किया गया लगभग 100 सालों तक। तो जब हम 1846 में आते हैं, तब कश्मीर की एंट्री होती है जम्मू और लद्दाख के साथ। उसके पहले 12 साल पहले लद्दाख आता है, और लगभग 24 साल पहले उसके जम्मू किंगडम की तौर पे रिकॉग्नाइज किया जा चुका होता है। और उसके जो रूलर होते हैं वो गवर्नर नहीं होते हैं, वो राजा होते हैं। इनिशियली किशोर सिंह जी को दिया गया, और लेटरली राजा डिक्लेयर किया गया गुलाब सिंह जी को। और गुलाब सिंह जी के हेयर्स आगे चल के इस पूरे एरिया को डिफाइन करते हैं। और 1947 का वो दिन आता है, 1930 का वो दिन आता है, जब वैली के कुछ लोग फिर से गलत लोगों के हाथों में जाके इस पूरे एरिया के ऊपर गलत नज़र रखते हैं। अगर हिस्टोरियंस ने दिल्ली में बैठे हुए उस टाइम के जो लोग, चाहे वो नेहरू थे, चाहे वो वहाँ के उस टाइम के लोग थे, थोड़ा सोच विचार करके इन हिस्ट्रीज़ को पढ़ लिया होता, इन चीज़ों को ध्यान दे दिया होता, इनकी फ्यूचर में आने वाली जियोग्राफिकल, जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटी को समझा होता, तो आज हम लोग किसी भी परेशानी में होते ही नहीं। आज किसी किस्म का यहाँ पे फैनेटिज्म नहीं होता। तो सबसे पहले जो आज हमने कोशिश की रिवीश, मुझे लगता है कि वी हैव जस्टिफाइड अवर कॉज। अगर अर्थ न्यूज़ चला रहे हैं, पेपर चला रहे हैं, और अगर लोगों को फैक्ट ही नहीं बता पा रहे हैं, तो कर क्या रही है? कोई भी उठ के कोई बात कर देता है। आज हम जवाब देंगे कि जम्मू लद्दाख वॉज अ किंगडम, कश्मीर वॉज नॉट एंड नेवर। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो 1846 में जो हमने वर्कआउट किया, मैं चाहूंगा अब उसको करें सीरीज। मतलब कैसे ब्रिटिशर से हारा गया, पंजाब में क्या हुआ। कुछ हमारे पंजाब के लोग भी झूठ बोलते हैं उन राजाओं के बारे में जिन लोगों ने उस टाइम पे पंजाब की जो रूलिंग फैमिली थी, उनके जो लास्ट हेयर्स थे, दिलीप सिंह जी, उनके लिए सिक्योरिटीज ली ब्रिटिशर से, उनके लिए सेफ गार्ड्स लिए ब्रिटिशर से, और आइडेंटिटी को बचा के रखा, एक निशान को बचा के रखा। उसके ऊपर जो हमने डिटेल किया उसको आप डॉट टू डॉट जोड़ेंगे, और हम बड़ी जिम्मेदारी से अर्थ न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जितना भी आज से पहले का नैरेटिव है उसको बस्ट करेंगे। और हम कश्मीर के लिए भी देखेंगे कि अब आगे कश्मीर किस तरीके से स्टेबलाइज हो सकता है विद इन द वैली। एंड व्हेन वी टॉक कश्मीर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट होल जम्मू एंड लद्दाख, we are talking about the valley which consists only 18,000 15,000 square kilometer to 20,000 square kilometer, जो एक्चुअल में आज भी उतनी है,
बताएं आगे आप बात जी करें। बिल्कुल, देखिए अब 46 में हम आ गए। 1830 दशक 1846 में। हाँ 46 की तरफ मैं बढ़ता हूँ, 30 से शुरुआत करता हूँ। 30 में जोरावर सिंह जी, जनरल जोरावर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रंजीत सिंह, मुझे लगता है कि काफ़ी क्लोज थे महाराजा रंजीत सिंह महाराजा गुलाब सिंह के। इन तीनों ने क्रुसेड चालू की जिसमें कि इन्होंने बोला कि हिमालयाज़ को आप सेफ कीजिए। इसमें जो जोरावर सिंह जी थे वो अग्रसर थे आगे, सिर्फ 7,000 7,500 लोगों को लेके वो इस मिशन पे निकल गए। उन्होंने 1935 में लद्दाख को, लेह लद्दाख को अपने साथ मिलाया। 39 में उन्होंने बल्तिस्तान को मिलाया, सेफ किया, बल्तिस्तान को सेफ किया। और 1841 में वो तिब्बत तक घुस गए, लेकिन वहाँ पे उनकी मृत्यु होती है। इसके साथ एक चीज़ और होती है, 1839 में महाराजा रंजीत सिंह जी की भी मृत्यु हो जाती है जी। तो जो गुलाब सिंह जी थे, गुलाब सिंह जी के दो पिलर थे ये दोनों, जो महाराजा रंजीत सिंह उनके एडमायरर या जो आइडल, उनके हेड, उनके वो उनको अपना भगवान समझते थे, या उनसे ही सलाह मशवरा करके वो आगे काम करते थे। और उनकी जो डाल थी जोरावर सिंह जी, दोनों नहीं रहे 1841 में। और 1839 के बाद एक डिसरेसा फैल जाता है लाहौर दरबार में, जो लाहौर दरबार में या सिख किंगडम में जो निहंग फोर्स होती है, जो आर्मी थी, खालसा फोर्स जो थी, वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाती है, या कहें भगोड़ी हो जाती। भगोड़ी भी एग्जैक्ट नहीं होती, कहने का मतलब उनका रुतबा मंत्री या जो दिलीप सिंह जो प्रेजेंट रूलर थे उनसे ज़्यादा हो जाता है, कि उनकी खालसा आर्मी की सहमति के बिना कुछ और नहीं हो सकता था। ये बात चलती गई, 4-5 साल और निकले। 1945 दिसंबर 1945 में सतलुज के किनारे एक युद्ध शुरू होता है अंग्रेज़ों के साथ। हमला पहला सिखों की तरफ से होता है। पहले हमले में थोड़ा नुकसान होता है उनका, अंग्रेज़ों का, लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो थोड़ा स्ट्रेटजिकली चलते थे, और करीबन 2 महीने की लड़ाई में वो पूरा का पूरा जो सिख अंपायर है उसको खत्म कर देते हैं, और उनकी फौजों को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सुनने में ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि कुछ जर्नल्स आर्मी, सिख आर्मी में प्लांट किए गए थे बाय ब्रिटिशर्स, जो उनका तरीका था। बिल्कुल, मैं अगर उनके मतलब नाम भी लेना चाहूँ तो एक का नाम जो माना जाता है, एक का नाम लाल सिंह माना जाता है, और जो दूसरे थे जिन्होंने तेज सिंह और लाल सिंह जो थे, वो 2 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स थे जो खालसा आर्मी थी। ये काफ़ी ट्रेचरस काम करते हैं और अल्टीमेटली जो है हार हो जाती है। अब देखिए क्या, मैं पहले जो थोड़ा सिख्स की तरफ से जो एक मिथ या एक जो भ्रम फैलाया जाता है कि गुलाब सिंह जी ने क्यों नहीं कुछ किया, देखिए आप बात समझिए। 1839 में एक डिसरे फैल चुका था, जो अनस्टेबल था सारा का सारा किंगडम, हर कोई अपने आप को राजा समझ रहा था, माहौल ऐसा था। तो गुलाब सिंह जी ने शक्ति अपनी बचा के रखी और राइट टाइम पे इस्तेमाल की। होता क्या है कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर सबने सुनी, ट्रीटी ऑफ लाहौर की बात भी तो करेंगे, मैं बिल्कुल उसी पे आ रहा हूं सर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर से जरूरी है ट्रीटी ऑफ लाहौर, जो कि 1 हफ्ता पहले साइन होती है। क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर वैली वाज अ पार्ट ऑफ सिख एम्पायर। बिल्कुल, सिख एम्पायर। अब जब अंग्रेज जीत गए, अंग्रेज वॉर जीत गए, अब वो जी आते हैं बातचीत पे। 9 मार्च 1946 की बात है, 1846, 9 मार्च 1846 लाहौर में वो डिमांड रखते हैं 1.5 करोड़ नानकशाही रुपया। 1.5 करोड़ नानकशाही रुपया को अगर मैं आज के अमाउंट में कन्वर्ट करूं रुपये में, ये करीबन 2,500 करोड़ के करीबन अमाउंट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है जुर्माना लगाते आप हमें जुर्माना दीजिए, क्योंकि आपने हमसे जंग की, नहीं तो हम जो हमने अभी तक किया इससे भी बुरा करेंगे। बुरे का मतलब था कि जो महारानी थी, जो उनके बच्चे थे, हायर्स थे, खजाने थे, खजाने, उनके सब्जेक्ट्स थे, जो लोग थे, पॉपुलेशन थी, उनको लूट के छूट। तो अगर अमाउंट की 1.5 करोड़ नानकशाही रुपए की मांग करते हैं, वो उनको पता था कि सिर्फ 50 लाख नानकशाही ही है सिख अंपायर के पास, वो 50 लाख वो उसी दिन दे देते हैं कि भाई ठीक है, ट्रीटी साइन होती है। अब सारे लोग कंफ्यूजन में थे कि अब आगे क्या होगा। तो अंग्रेज सिखों को बोलते हैं आप करिए जिनसे आपने मांगनी है बात, आप बुलाइए। तो किसको बुलाते? जो सबसे स्ट्रांगेस्ट आदमी था उस समय में इस इलाके में, वो थे महाराजा गुलाब सिंह जी। महाराजा गुलाब सिंह जी खुद चल के आते हैं अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है। अब ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ये था, जो वॉर इंडेमिनिटी थी उसको पे करना था, और कुछ नेगोशिएशंस हुई। महाराजा
आप इंडेमनिटी को एक्सप्लेन करते हैं। आम आदमी जुर्माना लगाया गया कि सिख अंपायर ने ब्रिटिशर से लड़ा, ब्रिटिशर का भी बड़ा नुकसान हुआ, जो आपने हम पे जंग तोपी उसमें हमारा जो नुकसान हुआ आप पे करो। बिल्कुल, वो पे 50 लाख उन्होंने 1.5 करोड़ की उन्होंने मांग की थी। 50 पंजाब दे पाया, 50 पंजाब दे पाया। आगे एक हफ्ते बाद एक और नेगोशिएशन का राउंड चला जिसमें गुलाब सिंह जी खुद आए और खुद उन्होंने बात की, जो उस टाइम पे जो सारे अफसर थे अंग्रेजों के। इस बातचीत का नतीजा ये निकला कि जो वो अमाउंट था जो 1 करोड़ रुपया अभी बचा हुआ था, 1 करोड़ नानकशाही, 1 करोड़ नानकशाही जो बचा हुआ था, उसमें 75 लाख पे वो उनको सक्सेसफुल होते हैं मनवाने के लिए। 25 लाख नानकशाही वो बचा लेते हैं। प्लस वो उनको ये बताने पे सफल रहते हैं कि देखिए आपका बहुत नुकसान हो चुका है, क्योंकि सिखों ने भी जो 4 बैटल लड़े उसमें अंग्रेजों का भी काफ़ी नुकसान हुआ और एक बैटल में वो हारते हारते रह गए अंग्रेज, तो काफ़ी नुकसान उनका भी हुआ था। तो महाराजा गुलाब सिंह उनको ये समझाने में समर्थ होते हैं कि देखिए अगर आप ये जंग को, अगर इस इलाके को, जिस इलाके को स्पेसिफिकली उन ट्रीटीज में लिखा गया बिटवीन रावी और इंडस, चिनाब और इंडस, चिनाब अखनूर के ऊपर का इलाका, चिनाब से इंडस, कश्मीर वैली की कहीं बात नहीं हुई। कश्मीर की बात ही नहीं हुई, लेकिन नैरेटिव क्या बनाया जाता है, कश्मीर की कहीं बात नहीं होती है। बात होती है इन नदियों के बीच के इलाके की, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, प्रेजेंट डे इस्लामाबाद, हुंजा वाला इलाका काफी बड़ा एक वास्ट इलाका है जो इसके अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब यह है कि महाराजा गुलाब सिंह जो है वो समर्थ होते हैं उनको समझाने में अंग्रेजों को, टेबल पे बैठ के उसी दिन जिस दिन ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, कि देखिए एक तो आप मेरे से 25 लाख रुपए कम लीजिए सिखों से जो आपने लेना है, प्लस आपके लोग इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगे, आपके पास अभी इतनी पावर नहीं है, आप बाकी सिख किंगडम को देखिए और ये इलाके को मैं हैंडल कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसके सराउंडिंग का सारा इलाका जो है उसका मैं अच्छे से रख रखाव कर रहा हूं। तो देखिए बात क्या होती है। देखिए इसमें मैं ऐड करता हूं, चनाब को लेके भी है और इसमें एग्जैक्ट लैंग्वेज है, सिचुएटेड टू द ईस्टवर्ड ऑफ द रिवर इंडस एंड वेस्टवर्ड ऑफ द रिवर रावी। बिल्कुल, चनाब उसके बीच में आता है। हाँ, रावी तक जाते हैं, चंबा तभी आता है बीच में। जी। और आप यहां से इसको कंटिन्यू करेंगे कि उस टाइम पे जो एरिया, उसके बीच का एक छोटा सा एरिया आता है कश्मीर वैली का, हाँ, यही एरिया था ना। और उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह जी उनके साथ नेगोशिएशन करते हैं, और चूंकि दोनों साइड पे एक बड़ा एरिया लेके एक स्टेबल किंगडम चल रही थी पिछले 24 सालों में, जिसके पास आर्मीज थी, जिसके पास अपने सिस्टम्स थे, जिसके पास अपना सिस्टम इन प्लेस था, और दूसरी तरफ अंग्रेज इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उस जाते हुए उन्होंने कश्मीर के लोगों को रेस्क्यू किया। आप इमेजिन करेंगे अंग्रेज कश्मीर में आगे होते। बिल्कुल, तो जो जुल्म पूरे भारत में हुआ, जलियांवाला बाग जैसे जो वारदातें हुई, तो फिर जो शेख अब्दुल्ला साहब की जो लड़ाई थी ना, वो महाराजा गुलाब सिंह के हेयर्स के साथ नहीं थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ थी। तो आपको लगता है कि वो ब्रिटिशर्स इस तरीके से हैंडल करते, जिस तरीके से नहीं, 100 साल महाराजा जी ने वहां रोड्स बनाई, कनेक्टिविटी बनाई, सिस्टम चलाया, क्योंकि किंगडम का मतलब होता है ओन करना। आज प्रोप्राइटरी कंपनीज का एक अपना सिस्टम है, तो किंगडम का एक सेटअप है, जैसे आज जो सिस्टम चल रहे हैं, आज डेमोक्रेटिक सेटअप है, उस टाइम पे किंगडम्स थी, किंग ओन करते थे, तो उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम करते थे, उनके लिए उनकी प्रजा जो थी उनके लिए वो टैक्स का सोर्स भी थी, सर्वाइवल का सोर्स भी थी, हर चीज थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हिस्ट्री को मैं खुद हैरान हुआ रवि, जब मैं इसके ऊपर काम कर रहा था तेरे साथ बैठ के, मैं खुद हैरान हुआ कि यार हमारी परसेप्शन और हमारे फैक्ट्स मैच ही नहीं कर रहे थे। अब एक मैं चीज, इतना गलत रायता फैलाया गया है। बिल्कुल, मैं आपको 2 पॉइंट और दूंगा, उस रायते का ही पार्ट है वो 2 पॉइंट। अब देखिए मुझे लगता है कि मैं समर्थ रहा आपको ये बताने के लिए, समझाने के लिए, व्यूवर्स को भी। मैं चाहता हूँ बीच में जो नक्शे हमने बनाए हैं वो भी तुम यूज करते जाओ। बिल्कुल, आप मेरे एडिटर साहब दिखा सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है उसमें पैसे किसके दिए गए, इंडेमनिटी के, क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख रुपए उनसे, 50 लाख नानकशाही उनसे ले लिए थे, 75 इन्होंने दिए, कश्मीर नहीं खरीदा गया। इसके अलावा एक क्लॉज था उसमें कि वो क्राउन को मानेंगे, हाँ, और क्राउन उनका एक्सटर्नल एग्रेशन थी सिख रूल की, वो वही कंटिन्यू होगी उनके साथ, अंग्रेजों के साथ। इसके अंग्रेज बन चुके थे ओनर, और इसके अंग्रेज आ चुके थे ना, किंग की जगह पे, पंजाब की लाहौर दरबार की जगह पे ब्रिटिश क्राउन आ चुका था थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट डायरेक्ट, राइट, थ्रू ईस्ट इंडिया, मतलब एक प्राइवेट इंटरप्राइज से बचाया।
बचाया, मतलब एक कंपनी से बचा के एक किंगडम में जोड़ा कश्मीर वैली को। ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है रवीश। एक आम आदमी को बतानी जरूरी है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसके पास आर्मी थी, जिसका एक ही सोल पर्पस था इस पूरे खित्ते में आना, टू अर्न मनी, उस कंपनी के रूल से कश्मीर वैली के उस टाइम के 6-7 लाख लोगों को बचा के सेव करके एक किंगडम का पार्ट बनाया गया। और आगे 100 साल क्या हुआ उसके ऊपर हमने आज ही बात करनी बिल्कुल। एक चीज मैं बताऊंगा, एक तो ये पैसे वाली बात हुई, उसके बाद तो आज से कश्मीर का कोई आदमी ये नहीं बोले कि महाराजा ने खरीदा था भेड़ बकरियों की तरह। यू आर रॉन्ग। वो देखिए ना, वो मेरा ये रॉन्ग बोलना बंद कर दो। मेरा नेक्स्ट पॉइंट यू शुड बी थैंकफुल टू द राजा ऑफ जम्मू एंड लद्दाख, जिन्होंने अंग्रेजों के जुल्म से, पहले आने वाली प्रॉब्लमों से, और सबसे बड़ी बात, अगर जिस तरीके के हालात 1846 में हुए, 1857 का उसके बाद रिवोल्ट होता है, पंजाब की कंडीशन फाइनेंशियल क्या होती है, किसी से छुपी थी? व्हेन ब्रिटिशर रूल्ड पंजाब, तो जो पंजाब की सिचुएशन इकोनॉमिकली थी, जो उसके एरियाज के डाउनवर्ड्स की इकोनॉमिकल पोजीशन थी, कैसे खून चूसा गया उन एरियाज का, किस तरीके से वहां पॉवर्टी आई। इमेजिन करके देखें, जो लोग आज की डेट में झूठ बोलते हैं अपने बच्चों को कि हमारे को बेचा गया बाय ब्रिटिशर्स, ये गलत है। अब देखिए नैरेटिव कैसे बनाते हैं वो लोग। इसके बाद तोड़ दो, नैरेटिव तोड़ने का इसके बाद हुआ कि आप हमारी पैरामाउंसी मानेंगे, ठीक है। अब पैरामाउंसी मानने के लिए उन्होंने आर्टिकल 10 जोड़ा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि हर साल महाराजा हमें एक घोड़ा, 12 बकरे, 6 मेल 6 फीमेल बकरे 12, और 3 पेयर्स ऑफ शाल देंगे। सिर्फ इतना, बड़ा कम चीज है। क्यों? क्योंकि उसको लगे, थोड़ा सा गिफ्ट देगा, उसको लगेगा, कायदे से देना पड़ता था वो हर साल। और इसका नैरेटिव ये बनाया गया कि आपको 75 लाख में और भेड़ बकरियों को दे के आपको खरीदा गया, जबकि वो खरीदा नहीं गया था। ये कुछ अलग चीजें, 2 अलग चीजें थी। अब ये जो पैरामाउंसी की बात है और इस अमाउंट की बात है, ये 75 लाख, जो उस समय का 75 लाख है, ये आज का करीबन 1500 करोड़ रुपया होता है। ये कोई जैसे एक नैरेटिव बनाया गया ना कि केवल 75 लाख और कुछ भेड़ बकरियों के बदले जी कश्मीर बेच दिया गया। सबसे पहली बात, वो पैसा किसी और चीज का था। हम इस पे आते हैं। पहले 1819 के पहले कश्मीर को किसने खरीदा था? अफगानियों ने नहीं। वो कह रहे हैं ना कि हम, उसके पहले अफगानी रूल था, कब्जा। और अफगानी रूल किंगडम का भी नहीं था। अफगान भी कश्मीर वैली को एज मनी चर्निंग मशीन, नहीं, एज अ प्रोविंस, सूबा, और अफगानिस्तान का सूबा, किंगडम ऑफ अफगानिस्तान का एक सूबा, क्योंकि एरिया ही छोटा था। उस एरिया को सूबा ही बोल सकते हो आप, उसको स्टेट या किंगडम तो बोल ही नहीं सकते। अब वहां पे ये सिचुएशन थी, जब पंजाब आया वो भी सूबा बनाता है, लेकिन जब जम्मू का राजा जोड़ता है तो उसको किंगडम की शेप देता है। इट बिकेम ए पार्ट ऑफ लार्जर किंगडम ऑफ जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर। बट अनफॉर्चुनेटली कश्मीर ने उसका सुख लिया, एक्सपोर्ट्स बढ़ाए। और मैंने और एनालिसिस किया है, टैक्सेशन कंपैरिजन में ढूंढ के लाया हूं रवीश, कि सबसे ज्यादा टैक्सेशन हुआ अफगानियों के टाइम पे। बिल्कुल, हाँ। उसके बाद में सिखों ने थोड़ा कम कर दिया, सिख रूल में। और उसके बाद में इनिशियल ईयर्स में डोगरा रूलर्स ने 30 to 40% टैक्सेस रखे थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। और ग्रेजुअली जैसे डोगरा रूल और हिंदू सनातनी रूल बढ़ा कश्मीर में, टैक्सेस वर रिड्यूस टू 20%, मतलब निग्लिजिबल विद कंपैरिजन टू ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिशर्स। तो किस किस्म की प्रॉस्पेरिटी वैली ने देखी, किस किस्म की प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी देखी, और उस स्टेबिलिटी को आगे चलते हुए ग्लोबल फिनोमेना चेंज हो गया, गवर्नेंस का, डेमोक्रेसी आना शुरू हो गई। और खुशी की बात यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लाने वाले स्टेट्स में, फ्रंट स्टेट्स में जम्मू कश्मीर, जम्मू लद्दाख और कश्मीर के रूलर्स का नाम आता है महाराजा हरि सिंह जी का, महाराजा प्रताप सिंह जी का, महाराजा रणबीर सिंह जी का, जिन्होंने अगले 100 सालों में स्ट्रक्चर तरीके से इसको एक मॉडर्न डे पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाया। आप समझ रहे हैं बात को। और चूंकि जो पंजाब का सिस्टम था उसमें नॉमेनक्लेचर था किंगडम अंडर सुजर्निटी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो बोलते थे प्रिंसली इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये आप समझें इस बात को, ये जम्मू और लद्दाख और कश्मीर वाज अ प्रिंसली इंडिपेंडेंट स्टेट विच वाज क्रिएटेड बाय महाराजाज ऑफ जम्मू, राजाज ऑफ जम्मू, विच वर नॉट गिवन टू देम बाय वे ऑफ परचेजिंग इट। वो एक ताकतवर आर्मी के साथ जुड़े हुए लोग थे, एक सिस्टम था, जैसे आज का सिस्टम है वैसे तब का सिस्टम था।
आज इस पूरे नैरेटिव से, इस पूरे मसले से हमने जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर लाके आगे का वे फॉरवर्ड बताना है कि जिस तरीके की गलतियां आपको गलत सच बता के, झूठ सच बोल के की गई, जो हमने बोला, आप जाइए, आप गूगल करिए, विकिपीडिया में जाइए, आप किसी भी सोर्सेज से जाइए, आपको ये सारी डेट्स कनेक्टेड मिलेंगी। आपको मिलेगा कि कश्मीर वॉज नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जैसी इंजॉयमेंट कश्मीर ने 1947 के बाद वैली के कुछ लोगों ने की, ऑन द बेसिस कि दिल्ली को पता नहीं था हिस्ट्री क्या है, दिल्ली के लोगों को इंटरेस्ट नहीं था हिस्ट्री में, और जो महाराजा हरि सिंह जी बता रहे थे कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, दिल्ली को, नेहरू स्टैंड नोवेयर। एक तरफ इतनी बड़ी 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का राजा, इंडिपेंडेंस सोवियन, जो कि ब्रिटिशर्स के अंडर भी पूरी तरह रूल नहीं कर रहा था, उनको इंडिपेंडेंस थी अपने हायर्स को लेके जाने की, हर चीज करने की। वेरत पंजाब में ऐसा नहीं था, बाकी स्टेट्स में उनको नहीं था, झांसी में ऐसा नहीं था, ग्वालियर में ऐसा नहीं था, सारों के साथ अरेंजमेंट अलग थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो अरेंजमेंट थे ब्रिटिश क्राउन के साथ और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वो थे कि मैं अपने हायर को अपनी किंगशिप दूंगा। और उस किस्म के राजा के साथ जब नेहरू जी या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आके बात करेंगे तो वो बात एक लेवल और एक तरीके से होगी। और वहां पे गलती की गई, वहां पे उन लोगों को एक मिसचीफ के थ्रू घेरने की कोशिश की गई, और उसका जवाब विद ड्यू रिस्पेक्ट महाराजा हरि सिंह जी ने दिया। और सबसे ज्यादा बिट्रेयर अगर किसी ने किया है आम लोगों के साथ कश्मीर के वैली के, वो किया है उस टाइम के उनके लोगों के लीडरों के द्वारा। क्योंकि 2100 के करीब जब पाकिस्तानी इन्वेडर्स यहां आते हैं, इनोसेंट कश्मीर वैली में नहीं खाली इन्वेडर आए हैं, पूरे जम्मू के रीजन्स में भी आए हैं, और इस पूरे एरिया के बेल्ट के अंदर इंटरनली भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियस कॉमन उनको फैनेटाइज किया जाता है, पुंछ में शरारत की जाती है। जबकि पूरे 100 साल में बिल्कुल स्टेबल, रिमार्केबल, हिस्ट्री में मोस्ट प्रॉस्पेरस टाइम इस पूरे खित्ते ने देखा है, हिमालयन फ्रंटियर ने। जब पूरा भारत ब्रिटिश के साथ लड़ रहा था, भारत का ये क्राउन हिमालयन फ्रंटियर अपनी प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहा था। जो ट्रेन उसके बाद 85 साल में आई, 100 साल पहले महाराजा प्रताप सिंह जी के द्वारा सर्वे कराई जा चुकी थी। मैं चाहता हूं रवि इसके ऊपर आगे कंटिन्यू करें, ताकि जो आज की हमारी बात है ना, वो किसी एक डायरेक्शन में चली जाए, ताकि हमारा जो यूथ है जम्मू का, लद्दाख का, कश्मीर का, जिसको अब लद्दाख को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है भाई, वहां के सो कॉल्ड जो आजकल बन चुके हैं, एक अपने आप को नैरेटिव सेटर बनाते हैं, उनको भी डिबंक करेंगे कि उनको ये बताना पड़ेगा। यू शुड ऑल थैंकफुल टू राजा ऑफ जम्मू, पीपल ऑफ जम्मू, दोज हु हैव ट्रैवल्ड टू हिल्स, दोज हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर मेकिंग इट अ complete unified political identity and giving you a space to talk. What do you say? बिल्कुल, देखिए जब ये ट्रीटी, और जब मैं स्टडी कर रहा था इसको यहाँ, मैं इन जनरली भी जब मैं इस ट्रीटी को अगर मैं लेमैन की भाषा में अपने दर्शकों को समझाऊं, करीबन जो ट्रीटी होती थी उस ज़माने में वो वैसी ही होती थी जैसे आजकल एग्रीमेंट टू सेल होता है। आप कोई ज़मीन खरीदता है, कोई ज़मीन बेचता है, जिस तरीके से आप लिखते हैं उस पर कि भाई ये हम इतना पैसा देंगे, ये ज़मीन हमारी होगी, इतने दिन में देंगे, ऐसा करेंगे, सारी चीज़ें उसी तरीके से जैसे जो उस दिन भी मैं जो जब भी ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन होता है तो 50 लाख रुपए एडवांस दिए जाते हैं, कि जिसको बोलते हैं ना हम क्या बोलते हैं, हम जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं जो पहला जो एडवांस पेमेंट देते हैं हम इधर, तो वो 50 लाख दिया गया और 1 अक्टूबर की डेट डाली गई उसी साल की कि 1 अक्टूबर तक बाकी दिया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट उस तरीके का था। लेकिन इस एग्रीमेंट की रिमार्केबल बात ये थी कि ये विजनरी महाराजा गुलाब सिंह जी मजे की बात साइन किया था और स्टैंड हुआ 1 साल को। बोलना चाहूंगा सभी लोग जो भी रात को आधी रात को, हम इसलिए अभी रात लाइव आए क्योंकि हम उसमें 3-4 दिन से लगे हुए थे, एक एपिसोड रिकॉर्ड किया, हमने कहा नहीं हमें और इन्फॉर्मेशन आ गई है, हम और बात करेंगे। रवीश महाराजा गुलाब सिंह वाज नॉट अ राजा बॉर्न, ही वाज फ्रॉम कॉमनर्स, आम एक सोल्जर थे, एक ब्रेव हार्ट थे। और ये खूबसूरती है हमारे मॉडर्न डे जम्मू लद्दाख और कश्मीर की कि जो इसके फाउंडर हुए मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न टाइम्स में, वो एक आम आदमी थे जिनके दिल में आम आदमी का दर्द था। इसलिए उनकी पूरी जो स्ट्रक्चरिंग आप देखोगे वो एक कॉमन आदमी के फेवर की थी। मेरी बात समझ में आई ना? और आज भी जिस तरीके से इंडिया को दिया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, वो एक आम आदमी को सपोर्ट करने में दिया गया।
और वैली के कुछ लोगों ने उसका नाजायज फायदा उठाया, अपने दिल्ली कनेक्शन का फायदा उठाया और इमीडिएटली डोमिनेशन के बाद जैसे होता ना कि एक जैसे आज हमने जब स्टडी किया हम खुद हैरान हो गए, हमें लग रहा था कि कश्मीर शायद बड़ा ही एरिया है, जबकि हमने जितनी हिस्ट्री खंगाली वो निकल के कितना आ रहा है, जाके कितना एरिया आ रहा है वैली का, मतलब खींच के 15 से 20 हजार स्क्वायर किलोमीटर का। और जब हम बात करते हैं जम्मू और लद्दाख की तो एरिया कितना निकल के आता है, एरिया निकल के आता है 2 लाख 2.25 लाख किलोमीटर। अब मैं 1846 में मैं कहूँगा मेरी स्क्रीन शेयर की जाए, इस एग्रीमेंट के बाद जो जम्मू कश्मीर है, जो जम्मू लद्दाख कश्मीर स्टेट थी, इस रूप में आती है जहाँ पर आप कश्मीर को अभी भी देख पाओगे कि नॉर्थ कश्मीर और साउथ कश्मीर दो तरीकों से इसको महाराजा गुलाब सिंह ने लिया था। कश्मीर को 2 भागों में उसको वो जोड़ा था, अपने रूल करते थे, वो संभालते थे। ये जो स्ट्रक्चर है ये करीबन 1947 तक बरकरार रहता है। जो कहानी की आज हमने शुरुआत की 1846 में, जब नहीं हमने शुरुआत की पहली बार 1822 से, नहीं इसका जो हमारी सीरीज है, मैं जो हमारी 1822 से हमने शुरू किया। 1821 में रजौरी, 1821 में किश्तवाड़, 1800 के पहले सारी चीजें आई और हम लोगों ने उस तरीके से आगे बढ़ते 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 हमने 1840 तक पहुंचे और 1840 से ट्रीटी ऑफ अमृतसर से कश्मीर को जोड़ा गया जम्मू के साथ। अब ये हैरानगी की बात क्या है रवीश कि 1947 में भी कश्मीर को पॉलिटिकल वही सिग्निफिकेंस देनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज अब समझनी पड़ेगी कि क्यों, अंडर व्हाट कंडीशंस कश्मीर वैली को इतनी डोमिनेट पोजीशन दे दी गई कि आज भी कश्मीर वैली जो है वो कह रहे हैं जी मसला है, मसला है, मसला है। मुझे नहीं समझ में आ रही। और वही चीज के ऊपर अब लद्दाख में कुछ उनके प्रॉक्सीज खड़े हो गए हैं कि लद्दाख भी मसला है और इन दोनों को मसले हल करेगा जम्मू। हम पूछेंगे बताओ क्या मसला है, क्या मसला है? बिल्कुल देखिए, आज दर्शकों से मैं बोलूँगा कि जो हमने बातचीत की, आपके क्या विचार हैं इसके ऊपर या आपकी क्या जानकारी, या अगर आपके कोई सवाल है आप कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। जिस तरीके से कि आप अपनी स्क्रीन पे इस मैप को देख पा रहे थे, 1846 में ये एक किंगडम बना, एक फ्लरिशिंग। उस ज़माने में काफ़ी ज़्यादा जुल्म होता था इस इलाके में, काफ़ी जंगें लड़ी गई, काफ़ी खून बहा इस इलाके में जो बाहर के इन्वेडर्स थे उनके द्वारा। लेकिन अगले 100 साल तक जो हुआ इस राज्य में उसकी कहानी भी हम आपके सामने लेके आएंगे। आज हमने बात की कि स्टेट कैसे बनी, हमने बात की किंगडम कैसे बना, किंगडम और उस किंगडम के बाद वो प्रिंसली स्टेट में कैसे मर्ज हुआ और 1947 में किस तरीके से फैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया, गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया गया, जिसका भुगतान आज तक भारत की आम जनता कर रही है। जम्मू का और लद्दाख का बच्चा तो कर ही रहा है, कश्मीर के भी यूथ कर रहे हैं, लेकिन भारत की भी पूरी जनता कर रही है। और कैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान को एंटर कराया गया, कश्मीर वैली में उसका इंटरेस्ट पैदा करके, और किस तरीके से आज तक वो प्रॉब्लम बनी हुई है। आज भारत की सक्षम सरकार है। हमारे फैक्ट्स जब जन जन तक पहुंचेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है जो प्रॉस्पेरिटी 100, 150, 200 साल पहले जम्मू से लाई गई इस पूरे नॉर्दर्न हमारे हिमालयन फ्रंटियर में, एक बार फिर इस इंफॉर्मेशन से वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ हम बढ़ेंगे और वो क्रेडिट भी जम्मू के ही एक मीडिया उसको मिलेगा जिसने आम लोगों तक ये बात पहुंचाई कि गो टू द फैक्ट्स एंड फाइंड द फैक्ट्स एंड देन मेक योर माइंड। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि आपके मन में भी काफ़ी सवाल होंगे हमारी इस चर्चा को लेके। कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपने सवाल, हम कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के जवाब दे पाए। हो सकता है कि काउंटर सवाल भी हो कि आप कुछ और समझते हो, आप कृपया वो सवाल भी पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाली इस सीरीज़ के आने वाले एपिसोडों में हम जो आपके सवाल हैं उनको एड्रेस कर पाए। आज के एपिसोड में, जो कि पहला एपिसोड था इस नई सीरीज़ का सत्य संग में, इससे जुड़ने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सीरीज़ जो अगला एपिसोड रहेगा इसका, उसमें हम बताएंगे कि महाराजा गुलाब सिंह ने राज की शुरुआत कैसे की और आगे के जो ईयर्स थे उनके, जो 10 साल के करीब उनका जो शासन था वो कैसा रहा। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।